आज का जो लेक्चर होगा नदीम भट्ट साहब डिलीवर करेंगे। ये बेसिकली कंपेयर करेंगे कि जो लास्ट ईयर की सबमिटेड रिटर्न थी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्राफ्ट रिटर्न जो अभी FBR ने अप्रूव नहीं की, अगर ये ऐसे ही ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है तो हमें टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट राणा साकिब मुनीर साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सेक्रेटरी साहब। मेरे बुज़ुर्ग, मेरे उस्ताद, डियर रिस्पेक्टेड मेंबर्स लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी मेंबर हु इज़ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व इन टैक्स प्रैक्टिस, स्पेशली विद रिगार्ड टू द सबमिशन ऑफ income tax return. The present scenario is that FBR has issued a draft return by SRO and given 7 days to all the stakeholders to represent their objections or suggestions in such a short span of time. इसमें दो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में लाहौर टैक्स बार ने FBR को लेटर भी लिखा कि आप जो 7 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप एक साइड पे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन फाइल करें या सजेशन दें, तो प्रैक्टिकली सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन या सजेशंस आर नॉट पॉसिबल तब तक जब तक आप ये रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल नहीं कर देते सिस्टम पे। अगर इसमें कोई ग्लिच है या कोई फार्मूला एरर है या कैलकुलेशन एरर है, उस वक्त तक एसरटेन नहीं किया जा सकता जब तक ये रिटर्न आप एज ए ड्राफ्ट ऑन आयरस अवेलेबल नहीं कर सकते। और ये चीज़ें शायद हैं पहले भी कई सालों में जब इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन रिटर्न का टाइम आता है, तो जब हम रिटर्न की फीडिंग शुरू करते हैं तो उसमें से ऐसे ग्लिचेस सामने आते हैं। पॉसिबल नहीं है कि उस ग्लिचेस को दूर किए बगैर आप एक कंप्लीट रिटर्न फाइल कर सकें। कि इस दफ़ा अभी लगने में तो आपको लग रहा है कि ये शायद रिटर्न वो जो पुरानी है वैसी है। मेरे ख्याल से जो मैं एक नाकिस इल्म से इसको देखा है चीज़ों को, इस दफ़ा चीज़ें आपको बहुत टेक्निकल और बड़ी छुपी हुई चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि एक फॉरेन रेमिटेंस की हमारे पास एक रिकंसिलेशन में होती थी कि जी अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई अगर रिकंसिलेशन आई है, फॉरेन रेमिटेंस आई है, तो आप उसमें अमाउंट लिख के रिकंसाइल कर दिया करते थे कि इतनी रिकंसिलेशन आई है, रेमिटेंस आई है और ये रिकंसाइल होगी। अब उन्होंने एक मजीद उसमें रिक्वायरमेंट कर दी है कि आपको जो फॉरेन रेमिटेंस आई है उसका CNAC नंबर भी दें, जो फॉरेन रेमिटेंस भेजने वाला है उसके साथ आपका रिलेशन क्या है और उसका पर्पस क्या है कि ये उसने आपको फॉरेन रेमिटेंस क्यों भेजी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे ये है कि देखें, अगर तो ये फॉरेन रेमिटेंस 5 मिलियन की कैप से ऊपर है तो आप इसके मुजाज हैं, ज़रूर मेरे से पूछें, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। ये रेमिटेंस मेरे भाई ने भेजी और ये रेमिटेंस एज ए मेरे पास गिफ्ट आई, ये उसका CNAC नंबर है और ये मेरा रिलेशनशिप है। जब फिगर 5 मिलियन से कम है, लॉ कहता है कि अगर आपकी 5 मिलियन से फिगर कम है तो क्या आप लीगली मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आपका इंटेंशन क्या है ये खाना उधर देने का, कि आप मेरे से क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं। एक तो आप मुझे उसके लिए बाउंड कर रहे हैं कि जो लॉ मुझे नहीं रिक्वायर करता वो मैं इंफॉर्मेशन आपको दूं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक और चीज़ है, ये तो फॉरेन रेमिटेंस की होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब उन्होंने कहा है कि अगर आपने शायद अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है ड्यूरिंग द ईयर और वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं है, तो वो सिस्टम एक आपको एरर पॉप अप करेगा जिसमें लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी डिक्लेयर नहीं थी और आपका ये इस प्रॉपर्टी पे टैक्स की है कटा है, तो सिस्टम वार्न करेगा कि आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। अच्छा, इसमें भी कुछ सिनेरियो हैं, बाकी तफसील सर भट्ट साहब आपको समझाएंगे कि देखें मेरी अगर वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं है, अगर डिक्लेयर नहीं है तो उसकी डिक्लेरेशन की 100 वजह हो सकती हैं। तो आप मुझे ये पॉपअप एक मैसेज दे के मुझे क्या हैरास करना चाह रहे हैं या मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं ठीक नहीं है। और इस तरह के भट्ट साहब आपको बताएंगे कम से कम मेरे हाथ से जो अगर सिर्फ ये रिटर्न का फॉर्म ही देखें तो मेरे हाथ से 15 से 20 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पिछले साल नहीं अवेलेबल थी और वो आपसे रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो मेरी गुजारिश आप सब मेंबरान से, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त और जो यंग एंट्रेंट हैं
इस फील्ड में जो रिटर्न आगे जाके फाइल करनी है जिन्होंने, काइंडली खुदारा अपने क्लाइंट्स को ये कन्विंस कीजिएगा कि इस दफ़ा रिटर्न जो सी है वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, और इस तरह नहीं होंगे कि आप डॉक्यूमेंट एक रबड़ बैंड में गोल सा गोला बना के दे जाएंगे तो ए वकील साहब डॉक्यूमेंट्स तो ए मेरी रिटर्न फाइल कर दें। तो आप ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने क्लाइंट्स को अभी से कहना शुरू कर दें कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना शुरू कर दें, और रिटर्न की इस दफ़ा गुजारिश है आपसे कि खासकर जो नए दोस्त आ रहे हैं इस फील्ड में, एक अच्छी खासी फीस अपने क्लाइंट को चार्ज कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप जब फीस ले लेंगे और आपको जब रिटर्न रिकनसाइल और उसको चीज़ें करनी पड़ेंगी तो आपका प्रोफेशनल टाइम बहुत ज़्यादा लगना। तो एक बेंचमार्क सेट कर लें कि हमने किसी क्लाइंट को इस बेंचमार्क से कम चार्ज नहीं करना, और जब ये बतौर मेंबर आप सब ये बात करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिस करने का मजा आएगा। अब मैं सेठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी वो आगे एजेंडा चल रहे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सदर साहब। जैसे कि सदर साहब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि जो हमारी कंसल्टेंसी है वो स्टार्ट होती है रिटर्न फाइलिंग से, तो अगर स्टार्ट ही हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगा तो डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। तो मैं एज ए कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि हमें जो भी रिटर्न फाइल करें वो रिटर्न को प्रॉपरली फाइल करें, उसके अंदर जो डिस्क्लोजर FBR ने मांगे हुए हैं उनको लाजमी आप लोग फिल करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर नदीम भट्ट साहब से कि वो आएँ और अपने लेक्चर को आपके साथ शेयर करें। तो मैं कुछ पहले ओवरऑल पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 23 तकरीबन टोटल मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हैं। मैंने कहा बजाय ये कि आपको वो अनेक्सर्स और उस पर सारी बात की जाए, जो नई चीज़ है उस पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। इसको पढ़ के ना आपको 2-3 पॉइंट्स बड़े क्लियरली, अभी जैसे राना साकिब साहब ने आपको बताया और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप आगे नहीं जा पाए, बहुत मुश्किल हो जाए। और 80% रिटर्न जब आप फाइल करते हैं केस इस वजह से ख़राब होता है क्योंकि डिक्लेरेशन ठीक नहीं होती। तो अगर आप बेस उसकी ठीक कर देंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फैक्ट्स और लीगल साइड को आप कवर करेंगे तो आपको अपील में शायद बहुत कम केसेस में जाने की जरूरत पड़े। मसलन एक मिसाल बना लेते हैं, आपने कहा जी मेरे पास एक सैलरीड इंडिविजुअल है, 10 लाख रुपए सैलरी है, टैक्स उसका कट गया पहले ही 149 में, उसके अलावा इनकम कोई नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट में उसकी एंट्रीज आपने क्लियर करनी है, बैंक एंट्रीज प्लस अदरवाइज पर्सनल एक्सपेंसेस और जो उसने ट्रांजैक्शन की। तो अब बीइंग एज ए, अगर मैं टैक्सेशन ऑफिसर हूँ, एडिशनल कमिश्नर हूँ या कमिश्नर, तो मैं क्या कर सकता, मैंने ये देखना है कि भाई इसकी इनकम पूरी है, सैलरी सर्टिफिकेट आ गया, क्या इसका टैक्स ड्यूली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड है, वो MIS से भी पता लग जाएगा। और अगर वो एक और भी चीज़ है, अब ज़हन में रखिएगा कि सारे टैक्सेस MIS में नहीं आएंगे। 2-3 केसेस मैं फेस कर चुका हूँ कि जब तादाद सप्लायर्स की ज़्यादा हो जाती है तो उनका एक इकट्ठा चालान बना के तो एक ही चेक जमा हो जाता है, जो कि जमा तो होगा लेकिन MIS उसको शो नहीं करेगा। ये 2-3 केस मैं फेस कर चुका, एक में 40 लाख था, एक में 20 लाख था। तो उसमें उन्होंने कहा जी ये तो जमा ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं जनाब ये जमा हुआ है, मैं आपको उसके चेक की कॉपी देता हूँ, आप उस चेक की अमाउंट को साथ लिस्ट लगी हुई है NTN के साथ। मसलन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप डील करेंगे, उसने इकट्ठा ही 10 पार्टियों का टैक्स इकट्ठा काट लिया, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा जमा हो गया, तो आपका तो बीच में 10 लाख ही है ना, या 5 लाख है या 20 लाख है या 50 लाख है, जितना भी है। सो हर चीज MIS के साथ अभी नहीं आएगी, पहली बात तो ये। तो फिर मेरे पास स्वाय उसको एक्सेप्ट करने के मेरे पास और कोई चीज बच नहीं जाती। और अगर मैं कोई ऊंच नीच कर भी देता हूं तो पहली या दूसरी अपील में बड़े आराम से बंदा क्लीन चिट लेके फारग हो जाएगा कि देखिए जनाब ये देखिए इनकम थी, ये मैंने टैक्स दिया है, अब मसला क्या, क्या कोई कंसीलमेंट है, नहीं है, 111 कोई हिटू है, नहीं जी, क्या 21 सेक्शन की कोई एप्लीकेशन है बिजनेस इनकम वाला, वो सैलरी पे वैसे ही एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं करते, मिलते भी नहीं है आपको। तो इसी तरह यही प्रिंसिपल आपने जो अडॉप्ट करना है वो आपने, मैं अभी यही देख रहा था जब मैं नोट्स थोड़े से बना रहा था, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है, बिजनेस इनकम, सबसे ज्यादा टैब ही उसी के ही है। बाकी आप देखेंगे कि सैलरी वाला वो एक ही है, नीचे उसका वो बताता हूँ चेंजेस क्या है, प्रॉपर्टी वाला है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज है, वो सिंगल टैब या 2 के साथ वो क्लोज हो जाता है। बिजनेस इनकम एक वाहद टैब है जिसके अंदर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडमिसिबल, इनएडमिसिबल, टैक्स डेप्शन शेड्यूल, टैक्स अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, अटैचमेंट, ऑडिटेड अकाउंट्स, अनऑडिटेड अकाउंट्स, पेमेंट, डायरेक्टरशिप,
यानी एक और मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, बंदा पढ़ने पड़ जाता है कि यार ये मैं कहाँ पहुंच गया हूँ भाई। वो चारों हेड एक तरफ, ये बिजनेस इनकम अकेला ही एक तरफ। सो इसको अगर आप कवर कर लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी एज कंपेयर टू द बिजनेस इनकम। बाकी हेड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बिजनेस इनकम। अब मेरे लिए फिर रास्ता क्या है? फिर ये तो हो गया मसला, अब सोल्यूशन क्या है? जैसे पहले भी हमने तय किया था कि अब आपको प्रॉपर रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंटेशन के जो वेरीफाइबल होगा वो रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कैसे? अगर आपने अकाउंट्स बनाने हैं तो ऑब्वियसली पहले आपको वॉचर्स बना, उसकी अकाउंटिंग साइकिल है पूरी है। सो ट्रांजैक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जो अकाउंटिंग साइकिल है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट का आपका ओवरव्यू लूंगा। आप ट्रांजैक्शन करेंगे, सेल परचेज, एसेट की आप खरीद कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लायबिलिटी है, एसेट है, इनकम है, लोन्स है, वो सारे आपने एक दफा पेपर वर्क पे लेकर आना। अब तो मशीन आपके पास ऐसे प्रोग्रामिंग होती है कि आप डबल एंट्री एंटर करें, वो आपको अकाउंट्स पूरे खुद बना के देगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि एक दफा मैनुअली जरूर अकाउंट्स बनाएं, ताकि आपको पता हो कि अकाउंट्स बनते किस तरह। क्योंकि जब आपकी हेयरिंग होनी है उस वक्त सिस्टम ने नहीं काम आना, उस वक्त आपका ब्रेन काम आएगा। सो एक तो अकाउंट्स पहले भी हमको सेशन कर चुके हैं, मजीद भी हम कर लेंगे। सो अकाउंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है? कि क्योंकि वो जो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा आएगा उसी ने मेरी वेल्थ रिकंसिलिएशन में जाना है, उसी ने मेरे कैपिटल के अंदर ऐड होना है, उसी में से ड्राइंग्स होनी है, उसी में फर्दर कैपिटल आना है, उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी है उसी पे टैक्स जो आपका माइनस होगा या अलग से भी आप कर सकते हैं। सो विदाउट, अब आप बिजनेस इनकम के अलावा दूसरी तरफ चले जाए। आप सैलरी है तो फिर आपको सैलरी सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 149 का वो क्लियरेंस चाहिए कि जनाब टैक्स जमा हुआ है। फिर मैं प्रॉपर्टी इनकम में आता हूं तो मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए, कैंसलेशन का तो वो चाहिए, एक्सपेंडिचर में 15 के क्लेम करूंगा तो मुझे उसका एविडेंसेस चाहिए होंगे। फिर मैं उधर आ गया। चले यहां में से निकला, बिजनेस से निकल के मैं चला गया आपका कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में जनाब एसेट कब खरीदा था, उसकी नेचर क्या है, वो आपने कितनी देर रिटेन किया, बेचा कब, एग्रीमेंट टू सेल, रजिस्ट्री, ट्रांसफर, जो भी है, डिस्पोजल एक्सपेंसेस सारे आपके अंदर आ जाएंगे। यही प्रिंसिपल आपकी अदर इनकम के ऊपर अप्लाई होगा। इनकम कहां से आई भाई, और खर्चे बताएं कौन कौन से हैं जो आपने क्लेम किए हैं, और कंप्लायंस ऑफ लॉ करके तो आप 5 हेड्स ऑफ इनकम, जो मैंने अभी आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बताए हैं, वो पूरे के पूरे इसमें अवेलेबल उसी तरह ही है। फिर आगे चलते हैं, आपकी बैलेंस शीट आ जाती है, वो भी ऑब्वियसली डबल एंट्री का हिस्सा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी आ जाती है। कैश फ्लो भी 2 तरह की है, एक आपकी पर्सनल कैश फ्लो है, एक आपकी बिजनेस की कैश फ्लो है। जिस तरह आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है और बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाते हैं, उसी तरह कैश फ्लो 2 तरह की बनाई जाती है। एक पर्सनल कैश फ्लो जो वेल्थ स्टेटमेंट पर्पज के लिए है, और एक बिजनेस पर्पज के लिए। बिजनेस वाली कैश फ्लो जाएगा बैलेंस आपका बैलेंस शीट में, और पर्सनल वाला जाएगा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में। यानी पर्सनल बैंक अकाउंट आपके वेल्थ में और बिजनेस बैंक अकाउंट्स आपके बिजनेस के अंदर जाएंगे। ये तो एक ओवरऑल व्यू था। एसएमई के लिए एक एओपी और एक कंपनी, बस ये टोटल 4 रिटर्न्स हैं। 149 पेजेस हैं जो उन्होंने ये 4 आपकी जो अपलोड की हैं इन एक्सेस के साथ सब कुछ डाल के। तो पहले क्या था, पहले 9 रिटर्न थी, जिनमें से इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट उसकी इनकम नील है नहीं है, तो इंडिविजुअल्स को मर्ज करके उन्होंने सिर्फ एक रिटर्न बना दी। अब चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अब वो सेपरेट रिटर्न नहीं है, इसी के लिए एक रिटर्न। ये अभी ड्राफ्ट है, अगर कल को फाइनल करते वक्त किसी को वो अलग कर दे तो मैं कह नहीं सकता। ये ड्राफ्ट के ऊपर अभी बात हो रही है, कीपिंग इन व्यू के जी आगे भी यही होगा, और अगर ना हुआ तो फिर जो चेंज होगा वो आप उसको एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, उसके मुताबिक इसको चेंज कर देंगे। तो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए कंसोलिडेशन की जा रही है। अब आपको 4 चीजें सिर्फ चेक करनी है कि आपका टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, एक ही रिटर्न है भाई, इसके अंदर ही जाओ। हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस वो आपसे ले लेंगे कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, वो आप बताएंगे। सोर्स ऑफ इनकम उसने आपसे पहले पूछना, टॉप पे आ रहा है 5 हेड्स में से, और इनकम कौन कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, वो पहले शुरू में ही आप बता देंगे कि इसकी ये वाली इनकम। इसी तरह का प्रिंसिपल उसने एओपी पे और कंपनी पे भी अप्लाई किया हुआ। अब मैं एक करूंगा तो बाकी ऑटोमेटिक उसके साथ दूसरे भी कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपने एसएमई को अलग करना है, बाकी मिलती जुलती चीजें आपको मिलेंगी इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के अंदर। कुछ थोड़ा सा फर्क है वो हम बाद में देख लेंगे। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम वो हो गए, टैब्स आपके साथ आ गए, फिर एग्री इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, टैक्स चार्जेबल, टैक्स क्रेडिट, और एंड पे वेल्थ स्टेटमेंट आपका विद रिकंसिलिएशन। तो ये 9 टोटल, जब आपको नोट्स अगर ये खुल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके 9 मेन टैब्स जो है
वो उसमें रिटर्न के अंदर आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली जैसे ही आप कंपनी या एओपी में जाएंगे वहां वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होगी, वहां रिकंसिलिएशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें एप्लीकेबल नहीं है, उसमें सैलरी इनकम नहीं होगी, उनके रेट्स अलग है, उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो बाकी चीजें मिलती जुलती आपके सामने आ जाएंगी। अब मैं आता हूं, जो पहला पॉइंट है उन्होंने क्या किया है कि पहला मैंने आपको दे दिया पहले कि 9 रिटर्न्स के मुकाबले में जो 2025 में थी अब सिर्फ 4 रिटर्न है। तो मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता लग गया कि भाई इंडिविजुअल होगा तो एक ही है, इन चारों में से कोई एक होगा। हो सकता है आपके पास चारों केसेस हो, एक बंदा इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, कंपनी भी बनाई हुई है और एसएमई में भी बिजनेस कर रहा है। तो केस टू केस बेसिस पे सिचुएशन वेरी करेगी, लेकिन ऑब्वियसली आप एक बंदे की एक ही रिटर्न फाइल करेंगे, 4 तो आप कर नहीं सकते। अगर आप एसएमई में गए तो बाकी रिटर्न्स बंद, इंडिविजुअल की तो बाकी बंद, कंपनी की तो दूसरे वाला आ जाएगा। रिटर्न एक ही है, एक बंदा 2 रिटर्न्स नहीं फाइल कर सकता, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। वो फिर आपका जो आईआरएस सिस्टम है ना बंद हो जाता है कि जी आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, गलत है या सही वो बात की बात, आप कर चुके हैं, नील है व्हाटएवर, रिवाइज करना वो बात की बात है, लेकिन एक वक्त में एक ही रिटर्न आपकी खुलेगी और वही आप फाइल करेंगे, सही या गलत। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने ये किया, शुरू में ही आपके ना 3 उन्होंने टेबल बनाए। एक टेबल है, आप ये अब जरा आंखें कान और दिमाग ना अपने खुले रखिएगा, वो टैक्स जो आपने दूसरों का काटा एज ए विद होल्डिंग एजेंट, वो दूसरे नंबर पे जो आपने जमा करवाया वो, और तीसरा जितनी आपने सेल परचेज लोकल और इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट, वो आपने टैब के अंदर वो फिगर आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, इन तीनों को फीड करने के बाद इकोनॉमिक डाटा आपका अंदर आ गया, विद होल्डिंग की आपकी जो आपने काटे, जो आपने ऑब्वियसली क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आपने फाइल की होगी ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल भी किया होगा, तो ये उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, टाई अप हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आपने ये तीनों मुझसे बनवा तो लिए, उसके बाद उन्होंने कहा ये आप इसको एडिट करेंगे तीसरे नंबर, अब चेक करें कि आपका डाटा इसके साथ मैच करता है। उस पर मैं अभी आपसे ये मैंने इसके अंदर ना लिंक दे दी है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एकेडमी के नाम पे, आपको पता छोटी सी एकेडमी हमने बनाई हुई है, वो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो बुक्स और जो वीडियोज है वो अपलोडेड है, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट बुक भी जो है ना मेरी 2026 की इसमें अपलोड हुई, तो आप उसमें से न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल और काफ़ी चीज़ें उसमें अवेलेबल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है जी, इसमें हम फ्री दे रहे हैं। ये लोगों के साथ और अल्लाह के साथ कमिटमेंट है कि जब तक जिंदगी है ये किताब आप लोगों तक फ्री ही आएगी। 18 से 26 तक की किताबें अपलोडेड है, खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी दे दें, क्योंकि ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये देखें जी, मैंने जो आपको 9 टैब्स आपको बताए थे, बिल्कुल मैंने वहीं से रिटर्न में से पकड़े, एक्चुअल रिटर्न को सामने रखा और वो टैब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। वही 5 हेड्स ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी, प्रॉपर्टी इनकम है, ये प्रॉपर्टी एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और ये देखिएगा नीचे एनेक्सर जो गए हैं ये सारे बिजनेस इनकम वालों के नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग, अदर रेवेन्यूज, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एडिशनल एडजस्टमेंट 7F, वो बिल्डर और डेवलपर पे थोड़ी सी मैं बाद में बात करूंगा। इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट्स, ये इस दफा नया ऐड हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो फ्रीलांसर और यूट्यूबर और सारे लोग काफी पैसा बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार आप फिर, इसमें मैं डिटेल जरा बाद में बात करूंगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। टोटल टैक्स डिडक्शन है, बैलेंस शीट है, और फिर आगे आपका कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, वो 5 हेड पूरे हो गए, फॉरेन सोर्स, एग्री इनकम, टैक्स चार्जेबल और वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के अलावा बाकी सारे ये वही वाले एनेक्सर्स हैं जो पिछले साल भी आपके रिटर्न में अवेलेबल। तो न्यू किया जी, अब ये पहला मैंने आपको पहला दे दिया पॉइंट, वो आपका कवर हो गया है कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स, इंडिविजुअल, एसएमई, एओपीज एंड कंपनीज, ये आपके पास 4 रिटर्न्स है सिर्फ, इसके अलावा 5वां कुछ नहीं अभी वहां, अभी नहीं है, फाइनल होते वक्त आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। दूसरा, अच्छा अब पहले क्या होता था कि जब आप 25 की या पिछली रिटर्न फाइल करते थे तो एफटीआर, एडजस्टेबल मिनिमम, उसके आप नोट किया होगा आपने कि उसके सेपरेट एनेक्सर थे। अभी सिर्फ उन्होंने फर्क ये डाला कि हर हेड ऑफ इनकम के नीचे ही उन्होंने टैक्स, एफटीआर, एनटीआर और मिनिमम उसके नीचे ही डाल दिया। क्यों डाला है, देखे ना, मैं एक सैलरी डिक्लेयर कर रहा हूँ 1 करोड़ पे और उस पर टैक्स कट गया फर्ज करें 20 लाख रुपए, तो वो मुझे जब तक मैं एनेक्सर के अंदर नहीं जाता था पता नहीं लगता था। अब जैसे ही एक जगह पे वो आएगा तो फौरन ही पता लगेगा कि सैलरी कितनी मिली और टैक्स इतना कटा, और टैक्स पेयर जनाब ऊपर रिपोर्ट कितनी कर रहा है, अगर उसमें फर्क होगा फौरन ही सामने आ जाएगा। फर्क किसी जगहों पे हो भी सकता है, एडवांस सैलरी दी गई है या एरियर दी गई है, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली पता लग जाएगा कि इसका टैक्स कितना कटा इस हेड ऑफ इनकम के नीचे। इसी तरह उन्होंने 5 हेड्स में यही किया, इसी तरह प्रॉपर्टी में गए हैं, इसी तरह बिजनेस में, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज में जो जो उनसे कनेक्टेड टैक्सेस थे
जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है तो 150 151 वाले जो है वो रेलिवेंट उधर ही आ जाएगा। कैपिटल गेन वाला 37 ए वाला वो उधर ही आपको वो मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इग्नोर हो गए, इनके अलावा बाकी के जो है वो एनेक्सर उधर इंटैक्ट है, यानी इनको फिल करने के बाद जो बाकी बच जाएंगे वो आपके सेपरेट एनेक्सर के अंदर वो टैक्सीज आप वहां जाके फीड कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई है। ये तीसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपको कहा ऑल इंडिविजुअल्स रिटर्न्स मर्ज हो गई है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसका जो सेकंड पॉइंट है कि 7E का फॉर्म अभी भी आ रहा है। अब आपको पता है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऑलरेडी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है क्योंकि वो रियल इनकम नहीं है। तो अब उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये रिटर्न शायद पहले बन गई हो गई, शायद इस वजह से है, या अभी क्योंकि आपको पता है कि वो डिपार्टमेंट के पास रिव्यू पिटीशन का भी राइट होता है, तो शायद वो उसको भी एक्सरसाइज करें या इसको स्किप कर दे, इसको डिलीट कर दे जब एक्चुअल आए। अब देखते हैं, लेट्स सी, टाइम विल डिसाइड, क्योंकि हम दूसरों की डोमेन में नहीं एंटर हो सकते। लेकिन आज की डेट में फिलहाल 7E जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब मुझे बता रहे थे कुछ लोगों को अभी भी वो प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, वो 7E का उनसे ना फॉर्म वो मांगा जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन उनको फिर हो जानी चाहिए कि भाई जब ये ख़त्म हो गया तो इसको भी प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया जाए। उम्मीद है कि जब फाइनल रिटर्न आएगी तो उसमें ये, अगर डिपार्टमेंट को कोई और FBR को एतराज़ ना हुआ तो इसको फिर उसमें से डिलीट हो जाना चाहिए, अनलेस अदरवाइज उनके पास अगर कोई रिमार्क्स उन्होंने रखे हुए तो। अच्छा, फिर आ गया चौथे नंबर पे, जब आप SME की रिटर्न के अंदर जाएंगे तो ये बड़ी 2-3 सालों से ये बहस हो रही थी, बल्कि मैं सियालकोट गया था, वहाँ भी हमारी ये डिस्कशन हो गई थी। एक क्वेश्चन रेज हो गया कि SME जो है उसके 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। एक, वो मैन्युफैक्चरर हो, दूसरा टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो आप इसमें ऑप्शन अवेल करके 3 साल के लिए अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर कल को किसी दूसरे साल में या तीसरे में आप मैन्युफैक्चरर ना रहे, आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आपकी टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा हुई तब भी आप बाहर निकल जाएंगे। ऑप्शन आपने 3 साल के लिए लेना है, इररिवोकेबल ऑप्शन आप लिख के देंगे। अब सवाल ये है कि SME की इसके अलावा जो इनकम होगी वो किधर जाएगी। अगर मेरी फ़र्ज़ करें मैं SME हूँ, मेरी टर्नओवर 200 मिलियन है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसके अंदर आ गया, लेकिन मेरी एक रेंटल इनकम भी आ रही है, उसकी रिटर्न में जगह कोई नहीं है जनाब। अब करना क्या है? इसका हल जो हमने ये निकाला है, पिछले साल कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वो उसकी अदर रेवेन्यू के अंदर डाल के तो टैक्सेस जमा करा रहे थे। और सवाल यह कि बिजनेस इनकम में अगर अदर रेवेन्यू आप डालेंगे तो प्रॉपर्टी इनकम कैसे कवर होगी? वो अपनी जगह पे है। सो हम क्या करते हैं कि लेटर बनाते हैं साथ कि जनाब ये मेरी SMA की इनकम हो गई, ये मैंने आपको 0.5% या 0.25% टैक्स दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ रेंटल इनकम की, या वो मेरी और सैलरी या अदरवाइज इनकम आई है, तो वो मेरी इनकम ये है जिस पे मेरा टैक्स इतना बनता है, ये मैंने माइनस करना है, और बाकी का मैं आपको या तो एडजस्ट करूँगा या जमा कराऊँगा या रिफंड हो जाएगा। सो आपने बाकी की इनकम को भी उसके अंदर कोशिश करना है कि आप उसको कवर करें। अभी फिलहाल रिटर्न के अंदर उसकी जगह देखें, वन शुड कम विद द क्लीन हैंड्स। मैं कोर्ट में गया हूँ जनाब, ये पैसे आपके मैंने दे दिए, मैंने पूरा टैक्स आपको दे दिया। जब दे दिया तो सर फिर लड़ाई किस बात की है? मैं क्यों आपसे बहस कर रहा हूँ? आपका जो बनता था वो मैंने टैक्स जमा करा दिया। 5वां पॉइंट है जी, ये अब बड़ा उन्होंने बेसिकली, आपको पता है हर दफ़ा सोर्सेज का हमेशा ही लड़ाई रहती है। आप नया बिजनेस शुरू करें या एसेट फर्दर एक्वायर करें, हर दोनों सूरतों में आपको सोर्स ऑफ जो पेमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रिसीट है, लोन भी हो सकता है, फॉरेन रेमिटेंस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पैसा आपके पास आया किधर से? तो उन्होंने क्या किया कि ओपनिंग एसेट्स अलग मांग ली हैं, और जितनी आप एडिशन करेंगे ना ड्यूरिंग द ईयर, उसका उन्होंने अलग आपसे इंफॉर्मेशन मांग ली है कि भाई ये आपने एडिशन की है, या खुद बताएं, या जो वो खुद भी बताएगा आपको कि 236K के मुताबिक इतने का एसेट आपका आ रहा है। हो सकता है वो FBR का रेट हो, आप उसे ना कॉन्साइड कर रहे हो, आप कहिए जी मेरा तो एक्चुअल ज़्यादा है, मैं उस पर करना चाह रहा हूँ। सो आपको जो एक्विजिशन होनी है, जो नए एसेट्स आपने एक्वायर करने हैं, उसका ऑब्वियसली वो सोर्स प्रूव करना चाह रहे हैं, और उनको उन्होंने एनेक्सर में सेपरेटली आपसे मांग लिया है, ओपनिंग को अलग कर दिया है, फिर उसकी बाकी डिटेल्स भी है, लोकेशन, एरिया, नाम किसके नाम पे है, बाकी जब आप बेचेंगे वो पॉइंट अपनी जगह पे है। इसी तरह जब आप बेचेंगे तो आप उसका उन्होंने कहा सोल्ड, एक्सचेंज
या गिफ्टेड आपने किया, वो भी आपने बताना है। उन्होंने स्पेसिफिकली नीचे फॉर्मेट उसका जो है बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक मेन टैब का सब टैब आगे बन गया, उसमें डिटेल्स आप फिल करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसको उठा के, जैसे एक्सपेंसेस आप ऐड करते हैं टोटल ऊपर चला जाता है, रेवेन्यू आप डालते हैं रेवेन्यू टोटल ऊपर चला जाता है। इसी तरह ये बने। क्वेश्चन आपके बाद में ले लेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपको बताया था कि आपकी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, जितना आपने टैक्स काटा वो जितना जमा कराया और आपकी एक्टिविटी, तीनों उन्होंने ले लेनी। इसमें कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है। एक तो वो ये देखना चाह रहे हैं आपने टैक्स कितना जमा कराया और आपकी वो एनुअल जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है उसके साथ ये मैच करता है कि नहीं करता। अब सवाल ये है कि रिटर्न तो ज़्यादा जो अकाउंट्स हम बनाते हैं वो तो अक्रूवल बेस पे है, तो ये टैली कैसे होगा? उसके लिए ऑलरेडी आप मेरे से ना एक एनुअल स्टेटमेंट ले रहे हैं विद द रिटर्न, वो है 165 सबसेक्शन 7 जो पहले की आई हुई है, जिसमें आपने अपनी रिकन्सिलेशन, जैसे 44 की आप रिकन्सिलेशन बना के देते हैं, वो ऑलरेडी एनुअल इसके अंदर शामिल है। वो ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अप्लाई की हुई है, लेकिन स्टिल अभी लोग इसकी कंप्लायंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो हर पार्टी हर हेड का अकाउंट बना के उसकी रिकन्सिलेशन आपको इमीडिएटली फाइल, एक तो रिटर्न नहीं फाइल हो रही होती, ऊपर से रिकन्सिलेशन भी साथ आ जाएगी, दोनों की डेडलाइन एक ही है। तो वो ऑलरेडी रिकन्सिलेशन 165 सबसेक्शन 7 में हो रही है। प्लस सेल टैक्स में आपको पता है नेक्सर H1, पहले भी सेमिनार हमने किए काफ़ी, H1 और M किस लिए था? प्रोडक्शन रेसिपी थी या ट्रेडिंग रेसिपी। ओपनिंग स्टॉक कितना, कितना परचेज हुआ, कितना इशू हुआ और कितना बैलेंस बाकी बच गया। क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, रेट और अमाउंट, तीनों चीज़ें उन्होंने आपसे रिकंसाइल करनी है। तो अब डाटा ये नहीं हो सकता जी सेल टैक्स में कुछ और चला जाए, इनकम टैक्स में कुछ और चला जाए। कुछ जगहों पे डिफरेंस होएगा, वहाँ आप रिकन्सिलेशन बनाएंगे। मसलन इंपोर्ट है, इंपोर्ट में आप सेल टैक्स में डिक्लेयर्ड और असेस वैल्यू विच एवर इज हायर पे आप लेके जा रहे होते हैं। अकाउंट्स में वो फिगर जो इनवाइस वाली वो है, उसमें क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी हैं, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हैं। तो जहाँ आपका फ़र्क आएगा वहाँ आपने रिकन्सिलेशन बना लेनी है ताकि कल को वो 111 सेक्शन आपको हिट ना हो जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ स्किप हुई जो मैंने रेंड कर दी, आप देख सकते हैं ये छठे के एंड पे, ये सेल टैक्स रिटर्न तो आपने टाई अप कर ली, तो जो सूबे में से दे रहा है उसका क्या करना है? सर्विसेज, वो तो इसमें है ही नहीं, तो वो टैली कैसे होगा? जब तक वो सर्विसेज वाला फैक्टर अंदर नहीं आ जाता जहाँ एप्लीकेबल होगा, तो सेल तो टैली नहीं होगी मेरी, गुड्स वाली हो जाएगी, सर्विसेज वाली टैली नहीं होगी। तो उसका क्या करना फिर? तो उसको भी इनको बीच में डालना पड़ेगा कि उसको रिकन्साइल करने का ऑप्शन जो है पूरा मिलना चाहिए। ये सोशल मीडिया वाला जो मैंने आपको बताया, ये नया उन्होंने बिजनेस टैब के नीचे इन्होंने एंटर किया कि इन्फ्लुएंसर जो आपके हैं, वो डिटेल में आपको आगे दिखाता हूँ, उसकी डिटेल में आपको अभी दिखा दें। ये डिटेल है जी उसकी कि उसने कितनी पोस्ट की हैं ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ व्यूज़ कितने आए पर कमेंट कंटेंट, डीम्ड रेवेन्यू भी वो मैं बताता हूँ, टोटल अगर रेम्युनरेशन रिसीव हुई है, अगर वो सैलरी पे काम कर रहा है, टोटल रेवेन्यू, फिर खर्चे और नेट जनाब उसको क्या बचत हुई है, ये उन्होंने। अच्छा, इसका ना आज एक बहस हो रही थी हमारी, तो क्या ये पहली दफ़ा टैक्स लगा इसको? तो पहले किधर था ये? अगर मैं आज इसकी 26 की रिटर्न फाइल कर देता हूँ 30 जून के बाद, तो पीछे मेरे अकाउंट में 4 करोड़ एक आया, 5 करोड़ एक आया, मैं पहले से ही सारा कुछ कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पिछले सालों को क्लीन चिट मिल जाएगी? ये बिजनेस इनकम ही थी पहले भी। इसकी एग्जम्पशन जब तक कानून आपको देगा नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप आ जाएंगे तो अब बाकी माफ़, पिछला माफ़ नहीं हुआ जनाब। वो बिजनेस इनकम या अदर इनकम स्टिल इंटैक्ट रहेगी। पाकिस्तान में स्मगलिंग की इनकम भी टैक्सेबल है, फ़कीर की इनकम भी टैक्सेबल है, तो ये तो फिर अर्नड मनी है, ये तो लीगल मनी है भाई, इस पर टैक्स क्यों नहीं देंगे आप? सो अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है, टैक्स बनता है, एग्जम्पशन नहीं है, तो उसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये इतना सीधा नहीं है जितना नज़र आ रहा है, वो बाकी साल भी फिर खुलेंगे तो वो भी फिर जवाब देना पड़ेगा, अनलेस लॉ आपको स्पेसिफिकली एग्जम्पशन ना ग्रांट कर दे। ये भी हो गया जी। अच्छा जी, 8 नंबर जो है वो पॉइंट है। पहले क्या होता था, सीधा ही हम सैलरी डालते थे, एक बंदा एक जॉब छोड़ के आया, एक एम्प्लॉयर बदल के आया, 2 बदल के आया, उनका जिक्र कोई नहीं होता था। अब उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी आप बताएं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दें, उसका नाम बताएं और पिछले ने टैक्स कितना काटा, और उसके मुताबिक। अब होता ये है ना कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक बंदा आया है जॉब करने, आप तो कंसल्टेंट है, जॉब तो आपके पास भी लोग करते होंगे,
आपके क्लाइंट के पास एक बंदा आया है जो 6 माह पहले जुलाई टू दिसंबर तक किसी और के पास था और जनवरी में वो आपके एम्प्लॉयर के पास आ गया, तो अब एम्प्लॉयर 2 हो गए। 6 माह में पहले कोई और है, अगले 6 माह में कोई और है, तो आपने 149 के मुताबिक उससे वो पिछली सैलरी लेनी है और उसको आप अगली सैलरी में ऐड करके पूरी एनुअल एस्टिमेटेड आपने टैक्स बनाना है, जो कट गया माइनस करे और बैलेंस को 6 माह पे डिवाइड करके तो आपने वो टैक्स जो है उसका काट के उसको पैसे रिलीज करने। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है। ये मैंने 9th आपको पहले ही बता दिया। शुरू में ही जब आप रिटर्न खोलेंगे जो उन्होंने कहा है आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, उसको टिक करेंगे आप। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस है उसी तरह ये है। अगर आपकी एक हेड ऑफ इनकम है, वो 2 3 4 5 सारे हैं, जो भी हैं वो टिक करने पड़ेंगे कि ये जनाब मेरी इनकम आ रही है। 10 वो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि जी आपकी वो प्रॉपर्टी, वो फ्लैग, एक रेड फ्लैग आ जाएगा कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 236 के मुताबिक, तो आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। आप डिफरेंस अगर नहीं करना चाहते या जो भी है उसकी रीज़न आप देख लें, अदरवाइज कल को 111 सेक्शन फिर आपको पता है वो हिट हो जाएगा। ये पहले 11वां वही टेबल है 3, आपने कितना काटा, कितना जमा कराया और आपकी ट्रांजेक्शन्स। फिर इसको 12वें नंबर पे एडिड की फैसिलिटी। ये नहीं कि फीड हो गया तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपको किसी फिगर पे या फिगर्स पे एतराज़ है, आप कहते हैं ये मेरी रिटर्न से मैच नहीं करती भाई, ये मैंने नहीं रिपोर्ट करनी, इसको मैंने चेंज करना, तो आप उसको एडिट करके उसको दोबारा से अपनी फिगर सही करके दे सकते हैं और रिकन्सिलिएशन अपने पास रख लीजिएगा। रेजिडेंशियल ये पहले भी था, आपको पता है, अब ज़रा अलग कर दिया उन्होंने। ऊपर पहले छोटा सा टैब होता था, आपने अपने टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। सवाल अब ये है कि 183 दिन पाकिस्तान में है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक मेरा भी ऑब्जेक्शन वो ये है कि एक और भी इसमें 82 में एक चीज़ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आगे बनाए, ये देखें, इसमें ज़रा ना C और D देखें। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका स्टे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जहाँ भी होगा ऑटोमेटिक वो रेजिडेंट। और डी, अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, किसी कंट्री में 182 दिन से ज़्यादा नहीं है या आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं हैं, तो ऑटोमेटिक आप पाकिस्तान के लिए क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। तो वहाँ 183 दिन किधर है। बहरहाल देखते हैं, इसमें शायद मजीद वो और भी सब टैब ऐड कर दे कि कब कब बंदा रेजिडेंट बनेगा और कब नहीं बनेगा। 7E वो मैंने आपको बता दिया, चूँकि निकल गया। अच्छा 4C जो है ना, वो भी इंटैक्ट है। ज़ाहिर बात है 4C में वो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो पाकिस्तान की जजमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने जो कैपिटल गेन है जहाँ 0 अमाउंट है या 0% है, उसको भी उन्होंने उसमें से माइनस कर दिए। आल्दो प्रिंसिपली मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट इनकम एंड इनकम विच इज़ चार्ज टू टैक्स 0%। अब 6 लाख तक जो इनकम है सैलरी, क्या वो एग्जेम्प्ट है? नहीं, उस पर रेट ऑफ टैक्स 0% है, वो टैक्सेबल है। और अब मेडिकल अलाउंस आपका 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, क्या ये 0% है? नहीं। एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी टैक्सेबल इनकम में जमा नहीं की जाती, जबकि टैक्सेबल इनकम ऐड करके जो रेट आगे लगाया जाता है वो 0% है। ये प्रिंसिपली डिफरेंस एक आया है, लेकिन चूंकि अब जाहिर बात है जी ये उनका डोमेन है, मैं उसमें नहीं एंटर हो रहा, मैं तो प्रिंसिपली डिफरेंस, आल्दो कि ये टैक्स पेयर की फेवर में जजमेंट है, बट मुझे वो समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे है। एक एग्जेम्प्ट इनकम और 0% वाले को मैच कैसे किया गया है, ये एक अलग बहस है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि सारी बात है फील्ड में जजमेंट है तो अभी यही एग्जिस्ट करेगी। अच्छा जी 7E जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड है कि अगर डिपार्टमेंट को FBR को कोई एतराज़ ना हुआ तो ये उम्मीद है कि इसको फाइनल रिटर्न में से इसको फारग हो जाना चाहिए। अच्छा एक और अमेंडमेंट दी, आपको याद होगा 116A सेक्शन ये कहता है कि आपने अपनी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स को सेपरेटली डिक्लेयर करना है अगर आपकी फॉरेन इनकम $10,000 से ज़्यादा हो जाए या आपके फॉरेन एसेट्स $1,00,000 से ज़्यादा हो जाए। उन्होंने सेपरेट उसकी रिक्वायरमेंट को फारग कर दिया है और उसको मर्ज करके वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ही एक 9.1 का नेक्सर डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो सेक्शन अमेंड नहीं हुआ तो रूल कैसे अप्लाई हो जाएगा। तो इस बजट में उम्मीद है कि फिर उनको सेक्शन भी अमेंड करना पड़ेगा पहले 116A, क्योंकि आपको पता है कि जो सेक्शन है वो ओवरराइड करता है रूल्स को, तो सेक्शन तो भी इंटैक्ट है 116 है, उसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं आई। बच्चों के अब बजट बाद में आ रहा है, रिटर्न पहले आ गई है,
तो उनकी भी मजबूरी है कि अब वो बाद में चेंज करेंगे जो होगा, अगर ये एज इट इज आगे गया तो। कैपिटल एसेट जो पहले सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते थे, उनका भी ब्रेकअप उन्होंने मांग लिया कि उसमें ज्वेलरी, मेडेलियन, जो शेयर लिस्टेड कंपनी के नेशनल क्रेडिट कंपनी या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे या नहीं भी करेंगे, वो उन्होंने अब ब्रेकअप उसका, यानी वो टाइप ऑफ एसेट भी पूछ रहे हैं, भाई ये कौन सा है वो बताओ। ये 17th पॉइंट जी मेरे पास, ये गिफ्ट में हमारी काफ़ी बहस हुई पिछले दिनों, काफ़ी डिस्कशन में ये रहा हमारा। क्वेश्चन ये आ गया कि 39(3) सेक्शन ये कहता है कि लोन, एडवांस, गिफ्ट और शेयर डिपॉजिट मनी वो थ्रू क्रॉस चेक होगा या नॉन कैश आइटम में आप कर सकते, कैश नहीं होगा बेसिकली, ये पाबंदी लगी हुई थी। उसको आपने रेड करना है विद 39(1) का L। वो ये कहता है कि आपने रिलेटिव के अलावा किसी बंदे को गिफ्ट नहीं देना। अब गिफ्ट पे 2 तरह की लिमिटेशन लग गई। नंबर 1, एक तो वो कैश में नहीं होगा, और दूसरा वो नॉन रिलेटिव को नहीं होगा, और अगर वो हुआ तो वो आपकी 39(1) LA में अदर इनकम बना के आपको क्या करेंगे, अगर टैक्सेबल निकला तो उसको टैक्स लग जाएगा। बेसिकली जो था ना गिफ्ट, इसको मिस यूज़ किया गया था, उसकी वजह से ये आपको याद होगा 37(4) भी ख़त्म हो गया पीछे से, ठीक है। और प्लस इसको रिलेटिव, पहले आपको पता है किसी को भी आप दे सकते थे गिफ्ट, फिर ये 7 बंदे हैं, फिर रिलेटिव आ गया, तो अब जो वर्ड है वो रिलेटिव है, अदर देन रिलेटिव के अब आप उसको गिफ्ट नहीं दे पाए। 19 के है जी। अच्छा, मैं ना एक रिटर्न रिवाइज करने गए हम, पिछली कोई पता नहीं 22, 23 या 24 की थी, तो उसमें ना उसने कहा जी आपने वो जो लोन इसमें डाला है, रिसीव किया है, आप उसका NTN रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम भी बताएं क्या है। मैंने कहा भाई ये कहाँ से आ गया, तो उन्होंने वहाँ भी एक पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो ये ना हो कि फेक एंट्री, अगर आपने लोन रिसीव किया है तो आपको नहीं पता किससे आया, मनोसलवा नाजल हुआ था क्या, ऊपर से आया क्या, तो वो पता होगा। अब नंबर है या नहीं है वो आपका अपनी जगह पे रहेगा, उसके बगैर वो वेल्थ को रिवाइज नहीं कर रहा था। तो अभी ज़रा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ज़रा अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखिएगा, पेपर वर्क के बगैर मत कोई चीज़ कीजिएगा, वो चलेगा नहीं आगे। 20 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, इसमें इस दफ़ा ना 2 चीज़ें इनफ्लोज और आउटफ्लोज में एडजस्टमेंट, एक तो मैं वो है, और साथ उन्होंने डाल दिया कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स। ये मैं दोनों के चार्ट कंपेयर कर रहा था, तो ये एक रिकन्सिलिएशन के अंदर एक नई चीज़ आ गई। आप कहेंगे ये किधर आ गया इधर, असल में आपने जब पेमेंट करनी है तो आउटफ्लो पूरी दिखानी है। आप 4 भाई 2 भाई जो फैमिली मिलकर रह रही है, आपका पूरा खर्चा 15 लाख है, अब 15 लाख पूरा दिखाएंगे। आपके भाई ने अगर आधा कंट्रीब्यूट किया, 7 लाख उसने किया, तो आपने इनफ्लो के ऊपर जाके लेके आना है कि एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रदर, जो भी उसका CNIC नंबर होगा तो वो आप उसमें देंगे, तो उसको इनफ्लो के अंदर उसने डाला हुआ है रिकन्सिलिएशन में। ये असल में ऑब्जेक्टिव है, ताकि पता लग सके वो बंदा कौन है, फेक तो नहीं एंट्री डाल दी आपने कहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस में वेडिंग इवेंट्स जो है उसकी सेपरेट हेडिंग डाली गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले नहीं थी, वो फंक्शन गैदरिंग के अंदर मर्ज था, अब उन्होंने वेडिंग को अलग से शो किया है, और वो जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, ज़ाहिर बात है आप उसको जो भी आपने देना दिलाना है वो अपनी जगह पे है, जो एक्सपेंस होगा बेसिकली वो अलग से आप शो करेंगे। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस वो मैं अगले पेज पे आपको वो दिखा दिया मैंने पहले ही। अब डिफरेंस इन अब इंडिविजुअल का दूसरों के साथ फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताया सैलरी इनकम AOP और कंपनी की नहीं होती, वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन कंपनी की नहीं जाती, रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम AOP का बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी, कंपनी का तो होता ही डिफरेंट। डिडक्टेबल अलाउंसेज और टैक्स क्रेडिट दोनों के मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और कॉमन भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो थे आपके ये वो 9 रिटर्न्स थी पहले, जिसकी जगह पे ये 4 आ गई हैं। ये डाटा जो मैंने उधर शॉर्ट करके आपको बताया, ये ब्रांड न्यू जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद होल्डिंग वाला है, ये सोशल मीडिया वाला मैंने आपको दिखाया, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी डॉक्यूमेंटेशन के बगैर नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता दिया, फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को उन्होंने इधर डाल दिया है, ये भी न्यू है। IT सर्विसेज मिनिमम टैक्स में आपको पता है कुछ लोग अंदर आ गए हैं, डिविडेंड के लिए भी कुछ चीज़ें उन्होंने डाली हैं जो कि एक्सपेंड किया, जो चीज़ें निकल के इधर आ जाती हैं सिक्योरिटीज़ में। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा,
प्रॉपर्टी की सेल पे गेन और सिक्योरिटीज़ की सेल पे गेन। जो एसेट्स आप अक्वायर एंड डिस्पोजल 1 जुलाई 2024 के बाद करेंगे उसमें दोनों में पीरियड ख़त्म हो गया है और स्टेट रेट आपको 15% उन्होंने चार्ज कर दिया। ये याद रहा, उसको पढ़ लीजिएगा जाके, इसलिए वो इधर आ गया। ये जो रिमूव्ड हुई, मैन्युफैक्चरर गया, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ट्रेडर्स की गई, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट सब गए, ये मर्ज हो गए, ये उसका चार्ट एक है। बिजनेस, अच्छा पहले आपने देखा होगा कि टैब उसके नीचे ही आ रहे होते थे, ये जितने आपके थे ऊपर फेस पे ही, जब आप बिजनेस खोलते थे, डाटा अमोर्टाइजेशन, ये सारे, इनको उन्होंने बिजनेस डिटेल का एक मेन टैब दे के उसके नीचे डाल दिया, बाकी सारा उसी तरह ही। सोर्स ऑफ इनकम में उन्होंने क्या किया कि इनकम तो ऊपर आई है, खर्चों का एक टैब बना दिया है, आप नीचे जाकर खर्चे फिल करेंगे, वो ऑटोमेटिक टोटल उठा के ऊपर ले जाएगा। कैपिटल एसेट वेल्थ स्टेटमेंट, ये मैंने आपको पहले करा दिया। एओपी की रिटर्न का सिर्फ नाम उन्होंने चेंज किया जी, कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर एओपी ओब्लिक फर्म्स। एक्चुअली रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो एओपीज है या वो ज्वाइंट वेंचर्स, वो ऑटोमेटिक एओपी की डेफिनेशन के अंदर पहले कभी आपको याद होगा रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म की रिटर्न अलग होती थी, दोनों के रेट्स भी अलग होते थे, वो ख़त्म हो चुका है। अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड या ज्वाइंट वेंचर जो बिजनेस कर रहे हैं वो सारे एओपी की डेफिनेशन में शामिल है। ये कुछ एडजस्टेबल के अंदर कुछ आपको पता चीज़ें आई हैं। ये समरी है जी। अब आप रिटर्न टाइप्स आपको बताई, मर्ज हुई, प्री फाइलिंग डाटा रिव्यू है, सोशल मीडिया इनकम उसको शॉर्ट किया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन है, एम्प्लॉयर की डिटेल्स है, अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी वार्निंग है, सेल्स टैक्स समरी है, एओपी का स्कोप है। ये टोटल था। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहें तो कंसोलिडेशन, डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी, और 4 पॉइंट करना चाहें तो प्री फाइलिंग विद होल्डिंग समरी डैशबोर्ड है, सोशल मीडिया ऐड हुआ है, कंसोलिडेशन रिटर्न है, और प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको करते वक्त आपने कोई डुप्लीकेशन नहीं करनी है। ये ना हो कि वो पहले से ले रहे हो, आप भी मज़ीद और ऐड करना शुरू कर दें। तो रिकन्सिलेशन बिल फार्मूला वही आपके पास पुराना है। आपने क्या करना है, पहले कंप्यूटेशन अकाउंट सारे पहले मैनुअल बना के रख लेने, फिर उसकी आप फीडिंग करें, वो आपका काम चेक करेगा, आप उसका चेक कर रहे होंगे, भाई इसने क्यों लायबिलिटी चेंज कर दी, मेरा तो ये आ रहा था। बहरहाल ये कुछ इसके टोटल, अगर कोई और नहीं है। एक और चीज़ है कि आप रिटर्न में मुझसे जब तक लीगल बैकिंग ना हो आप वो इन्फॉर्मेशन मुझसे नहीं ले सकते। जैसे मैंने 116 ये आपको बताया, जब तक आप सेक्शन नहीं अमेंड कर देते तब तक आप रूल्स में जाके अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये इसकी जो लीगल बैकिंग है, क्योंकि इस पर ना जजमेंट्स काफ़ी आ चुकी हैं कि कोई भी रिटर्न को नोटिफिकेशन, इवन के जजमेंट भी अगर इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ ना हो तो वो सारा कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है, उसकी लीगल सेंसिटिव कोई नहीं होती, क्योंकि लीगल बैकिंग कोई नहीं है उसके पीछे। तो सबसे पहले लीगल बैकिंग, उसके बाद वो क्या है, बाकी बातें बाद में। मैंने कोशिश की कि इसको 23 पॉइंट्स तक रिस्ट्रिक्ट करूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या फर्दर आप कुछ करना चाहते हैं। सर, आपने अभी एक चीज़ मेंशन की कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की जो रिटर्न के हवाले से उसको मर्ज कर दिया, तो इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दें कि एक ही फॉर्म बना दिए जिसमें। जी एक ही बस। आप इंडिविजुअल्स, आप जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं ना, एसएमई, एओपी और कंपनी को निकाल के, क्योंकि एसएमई इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। तो एसएमई को माइनस करके जितने इंडिविजुअल्स हैं वो एक ही रिटर्न है भाई, अब चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अर्बन लॉ की बात करें तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, बट सवाल ये है कि मैं तो स्पेशल लॉ पढ़ रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स लॉ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है 39(3) रेड विद 39(1) का LA कि अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं वो बताता हूँ, मसला क्या है। एक और भी पॉइंट है, मैं आपको पहले लीगल सपोर्ट पूरी कर दूं फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। अगर कोई भी लॉ, चाहे वो SCCP का है सुपीरियर लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट नहीं, अगर कोई बराबर या लोअर कोई लॉ अगर इनकंसिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ ही करेगा। सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बड़ा क्लियर है। अगर आपको, मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ, आपके काम आ जाएगी।
आप SCCP का कानून पढ़ लें, कंपनीज एक्ट 2017, वो ये कहता है कि कंपनी का अगर 10 लाख तक पेड अप कैपिटल होगा तो उसको ऑडिट कराना लाजमी नहीं है। बट ये बेनिफिट तो इनकम टैक्स लॉ में है ही नहीं। उसका रूल 34 आप पढ़े, वो कहता है कंपनी ने ऑडिटेड अकाउंट्स देने हैं। तो अब आप SCCP को फॉलो करेंगे या इनकम टैक्स लॉ को करेंगे? इनकम टैक्स लॉ को। तो हम किसी भी कंपनी का 10,000 कैपिटल हो जितना हो, हमने ऑडिट कराना ही होता कि भाई ये, क्योंकि आपकी रिटर्न भी फिर शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, वो इनवैलिड हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जो स्पेशल लॉ आप पढ़ रहे हैं, जो उसके अंदर लिखा गया है, उसको फॉलो करें। अब रही बात आपकी, उसने इसलिए दिया कि आप खुद बताएं कि आपने रिलेटिव और नॉन रिलेटिव को कितना गिफ्ट दिया, दे दें, आप, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो नॉन रिलेटिव वाला है, अगर वो बीच में निकल आता है तो अब आपकी वो इनकम बना के अदर इनकम में आपको टैक्स लगाएंगे। असल में बात ये हो रही है जी। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया आपका। 39 मैंने L1 LA आपको दे दिया, रेड विद 39(3) के। मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसको टैक्स लग रहा था, फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 लाख रुपए। उसने कहा यार ये गिफ्ट, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं बेचता हूँ तो गेन आएगा, मुझे टैक्स लग जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं, मैं इनको दे देता हूँ। अच्छा, तो फ़ायदा क्या होगा जनाब? 2022 तक क्या होता था कि कुछ लोग इसको मिस यूज़ कैसे करते थे, अपने दोस्त को गिफ्ट किया, उसको चेक कर लिया कि इसके ट्रांसफ़र के जो चार्जेस हैं वो मेरे टैक्स से कम होने चाहिए, तभी मुझे बेनिफिट है। अब जब उसको ट्रांसफ़र किया तो 37(4) ये कहता था कि जिस डेट पे गिफ्ट होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू डिस्पोजल करते वक्त कॉस्ट होगी। अब मुझे मिला ही आज है, 50 मिलियन मेरी वैल्यू है, 50 पे मैं बेच रहा हूँ, तो गेन हो गया 0। तो उसको रोकने के लिए कि ये मिस यूज लोग ना कर ले, कि किसी भी बंदे को पकड़ा देते हैं, इसमें हम रिलेटिव को ले आते हैं ताकि ये मिस यूज़ ना हो सके। तो रियल ट्रांजैक्शन निकल जाएगी, जो मिस यूज़ होगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक मसला हो गया। मसला ये हुआ है कि इसमें इनहेरिटेंस भी रगड़ा खा गया। 37(4) में विरासत भी था। इंटेंशन विरासत को नहीं निकालना था। हमने पिछले 5 साल से हम बोल रहे हैं कि सर आपने गिफ्ट मिस यूज़ होता है, डेथ नहीं मिस यूज़ होता। वो तो एक नेचुरल चीज़ हो गया, एक बंदा चला गया, अब वो अगर बेचता है तो आप इसको ज़रा देखें दोबारा से। लेकिन चूँकि अब वो सारा ही गया है, होना चाहिए था कि इसके अंदर अमेंडमेंट की जाती, टू दी एक्सटेंट ऑफ गिफ्ट जो होगा वो उसको सिर्फ कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी ट्रांजैक्शन अपनी जगह पे थी। दिस इज़ वाई ये अमेंडमेंट जो की गई। जी, कोई और सवाल जी? रिलेटिव की सर डेफिनेशन नहीं दी गई सर 85(5) में के अंदर डेफिनेशन गिवन है जी, बिल्कुल वही है। बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं जनाब, बिल्कुल असेंडेंट डिसेंडेंट है, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी, आपके जो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करता है वही है भाई, पुप्पा पुप्पी हैं, सारे आ रहे हैं उसके। तो जनरली ये वाला लोन हम शो नहीं करते, क्योंकि अगर कल को उसके बच्चे की शादी होगी तो ये वापस करना है आपने। ये तो गिफ्ट है नहीं आपके लिए, वक्ती तौर पे ज़रूर है, बाद में आपने वापस करना होता है। आप ना करें तो एक अलग बात है। दूसरी बात, जो आप देंगे ना अपनी बेटी को जो गाड़ी या चीज़ें, ओबियसली वो आप उसको दे रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे जाएगा वो, और तो कोई ऑप्शन, विरासत तो है। देखें, विरासत होती है डेथ के बाद, तो ड्यूरिंग लाइफ आपके पास 2-3 ऑप्शन बच जाती हैं, या आप बेच दें या आप गिफ्ट कर दें, और आपके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है जी। तो वो उसके अंदर कवर्ड हो जाएगा जी। कोई और सवाल जी? ठीक है जी, फिर इजाज़त है फिर मुझे, चले, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब ने बड़ी जो है ना वो स्ट्रगल से और आप लोगों को कोशिश की कि प्रैक्टिकल इश्यूज जो ड्राफ्ट रिटर्न में वो शेयर कर सकें। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के हवाले से। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर बंदा रेजिडेंट हो भी जाए तो उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम टैक्स नहीं करानी अगर वो USA नेशनल है। हमारा हर मुल्क के साथ डबल टैक्स ट्रीटी है। USA डबल टैक्स ट्रीटी एक ऐसा ट्रीटी है जो अपने सिटीज़न को इम्यूनिटी देता है। उसका एक आर्टिकल है कि अगर वो बंदा किसी और मुल्क का भी रेजिडेंट होगा तो वो सिर्फ उस मुल्क की इनकम तक अपना टैक्स देगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम नहीं टैक्स होगी। ये सेक्शन 11 के 5 में डिफ़ाइन हुआ है कि आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम को टैक्स कराना है अगर आप रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आप USA नेशनल हैं, बेशक आप 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम को टैक्स नहीं करवाना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ जो है वो भट्ट साहब का लेक्चर सुना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करता जाऊँ कि हमारी कैबिनेट मंडे को
प्री बजट सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें जो है वो डायरेक्ट टैक्स पे जो भी अमेंडमेंट प्रपोज की जाएंगी लाहौर टैक्स की बार की तरफ से वो डिस्कस होंगी ट्यूसडे। और उसके साथ अगला जो लेक्चर होगा, हम कोशिश करेंगे कि रिटर्न फाइलिंग का सीज़न है तो हम किसी ऐसे स्पीकर को मदऊ करें जो आप लोगों को ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाए, और उसके रिलेटेड हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि वो पूरा एक्सेल की शीट के अंदर हमें एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ दे, सो दैट हमारे मेंबर जो है ना उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो अपनी फिगर क्लाइंट के उसके अंदर पंच करें तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बना दें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाहौर टैक्स बार के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कि वो आज के हमारे स्पीकर को शील्ड करो।